सामग्री की नीलामी। अपन चर्चा करेंगे सामग्री की नीलामी कैसे करेंगे। इट मीन्स नीलामी का टेंडर जब अपने को करना हो तो क्या अपने को प्रोसेस करना होगा। साथियों, पहले मैं पार्ट 1 बना रहा हूँ, फिर पार्ट 2 बनाऊंगा। पार्ट 1 में साथियों अपन नीलामी के संदर्भ में अपन थोड़ा चर्चा नहीं करेंगे। पार्ट 1 में अपन ये करेंगे कि स्टोर क्या होता है, स्टोर प्रभारी क्या काम करेगा, क्या क्या सामान उसको रखना पड़ेगा, क्या क्या नहीं रखना पड़ेगा, और उसको किस प्रकार से सामग्री की जांच की जानी चाहिए। जो कमेटी होती है उसको क्या क्या निरीक्षण करना होगा, और अन्य सभी तथ्यों पर साथियों आज हम चर्चा करेंगे पार्ट 1 में, ताकि अपन जब पार्ट 2 नीलामी के संबंध में अपन बनाएं तो उसमें सब आपको क्लियर हो जाए कि किस प्रकार से क्या क्या अपने को करना है। ठीक है साथियों, सबसे पहले अपन बात करते हैं सामान की। सामान साथी जो स्टोर होता है उसके अंदर सामान कौन सा रखा जाएगा, कौन सा नहीं रखा जाएगा। तो सबसे पहले तो ये है कि साथियों कि स्टोर के अंदर जो होता है वो सभी वस्तु और सामग्री और सेवा जो खरीदी गई हो या अर्जित की गई हो, ये सब इसमें शामिल है। दूसरी है खपत होने वाली वस्तुएं, कंज्यूमर आइटम होते हैं वो सब, जैसे कागज़, पेन, स्याही, ये सब क्या होते हैं स्टोर में रखे जाएंगे। तीसरा है स्थायी वस्तु जो होती है, परमानेंट आइटम होते हैं, वो सभी ये आपको पता है रखे जाएंगे, जैसे मशीनी उपकरण, फर्नीचर, औजार और पशुधन संबंधित कोई सामग्री हो, ये सब क्या होते हैं, ये सब स्टोर में रखे जाएंगे। लेकिन स्टोर में क्या शामिल नहीं है साथियों, पुस्तकालय की पुस्तकें, प्रकाशन और पत्रिकाएं, ये इम्पोर्टेंट है। क्या शामिल नहीं है सामग्री के अंदर, पुस्तकालय की पुस्तकें, प्रकाशन और पत्रिकाएं। तो अब ये तो आपको पता चल गया है कि स्टोर में क्या क्या होना चाहिए। अब बात करते हैं अपन स्टोर प्रभारी होता है वो क्या करेगा। तो साथियों सबसे पहले मैं बताता हूँ, जब सामान उसके पास आता है तो वो निरीक्षण भी करेगा और जांच भी करेगा। तो मेन जो पॉइंट होता है, जो क्या होता है कि सामान की वो निरीक्षण करेगा, गिनती करेगा, माप करेगा, उसको तौल करेगा। वो जैसे भी स्थिति है सामान की उसके अकॉर्डिंग उसको निरीक्षण होता है, गिनती करना होता है, माप करना होता है और तौल करना होता है। दूसरी बात आती है वो जांच जो करेगा उसमें क्या देखेगा, वो देखेगा कि मात्रा सही है। इट मीन्स जितनी मान लो उसको स्टोर की 20 क्वांटिटी चाहिए तो 20 क्वांटिटी है कि या नहीं है। दूसरी उसमें गुणवत्ता है कि या नहीं है, उसके लायक है नहीं है कि या नहीं है वो सामान। तीसरा कि स्पेसिफिकेशन के अनुसार जो उसको ऑर्डर मिला है उसके अनुसार है कि या नहीं है। ये सब देखने के बाद में साथियों स्टोर प्रभारी क्या करेगा, एक प्रमाण पत्र जारी करेगा और स्टॉक रजिस्टर में उसको दर्ज करेगा। ये तो था साथियों स्टोर प्रभारी का। अब अपन बात करेंगे निरीक्षण के अंदर उसको क्या क्या काम करना होगा। जब इंस्पेक्शन किया जाएगा निरीक्षण, तो साथियों निरीक्षण में सबसे पहले अपन ये वो एक तो प्रारंभिक निरीक्षण होता है, एक व्यापक निरीक्षण होता है। क्या प्रारंभिक, इट मीन्स प्राइमरी रूप से होता है, और एक होता है डिटेल के अंदर थोड़ा गहराई में जाकर के अपने को निरीक्षण करना होता है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे प्रारंभिक निरीक्षण के लिए क्या करना होगा। जिस फर्म को आदेश दिया गया वही सामान भेजा गया है या नहीं, क्या चीज़ चेक करेगा कि सबसे पहले तो जो सामान आया है वो उसी फर्म से संबंधित रिलेटेड होना चाहिए, और जो उसमें दिया गया है ऑर्डर में उसके अनुसार होना चाहिए। दूसरा, सामान समय पर मिला या नहीं, ठीक है, क्या उसका टाइम पीरियड देखा जाएगा कि वो समय पे मिला है नहीं। तीसरा, सही स्थान पर सप्लाई हुई है या नहीं, ठीक है। मान लो सप्लाई किसी ज़िले में करनी है, उसने ज़िले की जगह क्या कर दिया, हेड ऑफिस में ही कर दिया, ठीक है, कि उसका जो हेड ऑफिस मान लो मुख्यालय के अंदर है तो वहाँ कर दिया, और ज़िले में उसने सप्लाई नहीं की। तो यहाँ ये चीज़ देखना है कि कहाँ सप्लाई होनी थी, ठीक, और क्या समय था, ठीक, और जो सामग्री है वही है कि या नहीं। चालान में दिया गया विवरण क्रय आदेश से मेल खाता है या नहीं। ये सभी एक क्या होता है प्रारंभिक परीक्षण होता है, ये सब उसको देखना होता है। ये एक अकाउंटेंट के हिसाब से भी जब भी कोई बिल आता है तो ये सब चीज़ें वो चेक कर सकता है। व्यापक निरीक्षण में क्या होता है,
साथियों सबसे पहले तो इसको 3-4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले क्या पे बात करेंगे अपन, वो होता है मात्रा का निरीक्षण। इट मीन्स जो क्वांटिटी होती है वो चेक करनी होगी। ये साथियों स्टोर प्रभारी को 100% गिनती माप तोल करके मिलान करेगा। कहने का मतलब जब स्टोर के अंदर कोई आता है तो उसको उसको मान लो कोई आइटम है जैसे 5,000 है, जैसे कोई स्कूल के बैग हैं 5,000, तो उसको क्वांटिटी गिननी ही पड़ेगी कि वो 500 है कि या नहीं है। इट मीन्स 100% उसको वो गिनना ही पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरा, गुणवत्ता का निरीक्षण। इट मीन्स क्वालिटी। अब बात आती है कि क्वालिटी क्या एक स्टोर प्रभारी चेक कर सकता है। साथियों स्टोर प्रभारी को क्या पता कि वो क्वालिटी का है या नहीं। इसके लिए साथियों एक निरीक्षण अधिकारी या जो निरीक्षण अधिकारी होगा या जो भी कोई समिति बनेगी उसको ये सब करना पड़ेगा चेक। तो उसको क्या चेक करना पड़ेगा कि निर्माता का मार्क, ट्रेडमार्क, भाग संख्या आदि आदेश से मेल खाता है या नहीं। दूसरा, उसका आकार, प्रकार, ठीक है, नेम प्लेट आदि आदि सही है या नहीं। तीसरा, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी मोटाई, उसका व्यास आदि माप सही है या नहीं। चौथा, उसका आदेश या ड्राइंग या अनुमोदित नमूने से सामान मेल खाता है या नहीं। तो इसमें साथ सबसे इम्पोर्टेंट होता है ये नमूना। इट मीन जब कई बार क्या होता है कि ये जब बड़ा काम होता है तो उसमें क्या आता है, उसका सैंपल लिया जाता है। तो वो क्या, जब सैंपल लिया जाता है तो उस वक्त वो अधिकारी जो जो समिति होती है वो क्या करेगी, निरीक्षण के लिए मेन तो जो नमूना होता है उससे वो मेल खा रहा है या नहीं है, ये सब उसको चेक करना होगा। तीसरी चीज़ है प्रयोगशाला। कई बार क्या होता है कि जैसे कि बुक्स आप खरीद रहे हो तो उसके गत्ता जो होता है वो कितनी जीएसएम का है या नहीं है। ऐसे अलग अलग चीज़ों में बहुत सी चीज़ें होती है, उनका अपने को पता नहीं रहता है। तो उनकी अपने को क्या करना होता है साथियों, गुणवत्ता का परीक्षण। इट मीन्स अपने को लैब टेस्टिंग करवानी होती है। तो जहाँ जरूरी हो वहाँ प्रयोगशाला की अपने को जाँच करानी चाहिए। नई या अज्ञात फर्मों की सामग्री की जांच में और भी सावधानी रखनी चाहिए। मान लो कई बार किसी टेंडर में कोई नई फर्म आ गई तो यहाँ थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है। अगर उसका आइटम कुछ ऐसा है जिसको अपने लैब में टेस्ट कराना है तो कराना चाहिए। यदि नमूने से सामान घटिया निकले तो 100% जाँच होगी। इट मीन्स आपने तो जब नमूना लिया था, नमूने की आपने जाँच की, तो उसमें क्या हो रहा है कि मान लो कि सामान घटिया निकल गया तो आप क्या करना, आपको 100% जितना भी सामान वो अब भेजने वाला है उससे पहले अपने को पूरी जांच करानी होगी। दवाइयाँ, रसायन, कपड़े, उर्वरक आदि जैसी वस्तुओं की जांच स्वीकृत प्रयोगशालाओं से कराई जाएगी, जैसे श्री राम टेस्ट आउट, फोरेंसिक लैब जयपुर आदि ऐसी चीज़ें होती है जहाँ से अपने को करानी होगी। अब बात करते हैं साथियों, जब इस प्रकार का कोई अपने को प्रयोगशाला के अंदर करना है या कोई और किसी प्रकार का कोई भी टेस्टिंग करनी है तो उसमें साथियों सबसे पहले तो अपने को क्या, नमूना तो लेना ही होगा। तो नमूने की क्या प्रक्रिया होती है, उसमें कुछ सैंपल लेने होते हैं उस सामग्री के। तो सैंपल के लिए इसमें कहा गया है कि कम से कम आपको कितने नमूने लेने होंगे, 3 नमूने लेने होंगे। जैसे मान लो कोई बैग सप्लाई करना है तो बैग के कितने, 3 नमूने आपको निकालने होंगे, ठीक है। उसका शुल्क कौन देगा, यदि मान लो माल सही आप कोई टेस्टिंग कराना चाह रहे हैं या मान लो कोई बुक्स है उसकी जीएसएम की टेस्टिंग करा रहे हैं, यदि वो माल सही है तो उसका कौन वहन करेगा, सरकार। यदि माल घटिया है तो सप्लायर करता है। हो सकता है फर्स्ट टेम्पर पे आप क्या करते हो कि उसकी कटौती कर लेते हो, ताकि मान लो अगर सही होगा तो बाद में उसको पेमेंट कर देंगे। तो कई बार ये भी करते हैं, कुछ भी जैसे भी सुविधा हो उसके अनुसार अपन कर लेते हैं। लेकिन ये स्पष्ट है कि यदि उसकी रिपोर्ट सही आती है तो वो उसको पेमेंट वापस करना पड़ता होता है बिल्डर को, क्योंकि सरकार वहन करेगी, और नहीं है तो फिर सप्लायर को वहन करना होगा। अब नमूने के लिए क्या होता है साथियों, निरीक्षण अधिकारी जो समिति होती है वो क्या करेगी, एक परीक्षण के लिए लैब भेजा जाएगा। 3 नमूने लिया आपने तो एक तो लैब में चला जाएगा, ठीक है। एक जो सप्लाई करता होता है उसके पास चला जाएगा और एक सरकारी कार्यालय के रिकॉर्ड हेतु सुरक्षित रखा जाएगा। इस प्रकार के ये 3 नमूने होते हैं, ये लेने होते हैं। अब बात करते हैं तुलना के लिए वस्तु चुनना। अच्छा, इसमें क्या होता है कि अपन क्या करेंगे, उसके कुछ तुलना करनी होती है तो अपन क्या करेंगे, कुछ वस्तु वहाँ से उठाएंगे। जैसे कि 1,000 कोई सामग्री पड़ी है किसी भी चीज़ की, तो उसमें से 4-5 कुछ सामग्री है ना वो उठाएंगे
और ये संख्या कितनी होगी। अब बात ये करते हैं इसकी संख्या कितनी होगी, इसका आइडिया तो होना चाहिए। तो संख्या में साथियों सप्लाई अनुमोदित नमूने और निर्देशों के अनुसार, ठीक, अगर आपने उसमें कह रखा है, आपने कोई स्पेसिफिकेशन डाल रखा है कि नमूना 20% होगा सप्लाई का या 10% जांच होगी, तो उसके अनुसार। नहीं कह रखा तो कुछ सप्लाई से 10% से अधिक नहीं होगी। इट मीन्स सॉरी, कुल सप्लाई से क्या, कुल सप्लाई से 10% से अधिक नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 10% तक क्या कर सकते हो, उसकी जांच कर सकते हो, नमूने की, उस सामग्री की आप ले सकते हो। ये अधिकतम है। और वो जैसे कि आपने टेंडर में ऐसे वर्क ऑर्डर में लिख दिया है कि 5% ही जांच होगी या 2%, 3%, वो आपके ऊपर है। अगला है साथियों, जो सप्लाई करता है वो सामग्री है संतोष पर सप्लाई है क्या नहीं। तो साथियों यदि वो स्टॉक पंजिका में दर्ज करने का आदेश देगा, यदि वो संतोषप्रद है, ठीक है, तो स्टॉक पंजिका में दर्ज करने का आदेश दिया जाएगा समिति के द्वारा, और एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा कि पूरी जांच साधन से की गई और नमूने के अनुरूप है। इट मीन्स जब अपने नमूना लिया, लैब टेस्टिंग वगैरह कुछ कराई, उसकी रिपोर्ट अपने देखी, रिपोर्ट में बिल्कुल ओके आया है, तो एक प्रमाण पत्र कमेटी के जो मेंबर होते हैं वो जारी कर देंगे कि क्या ये नमूने के अनुरूप पाई गई है, और इसको स्टॉक पंजिका में इसको दर्ज करने का आदेश दे दिया जाएगा, और साथ में एक प्रमाण पत्र भी जारी करेंगे। अब बात ये आती है कि दोषपूर्ण सप्लाई, इट मीन्स कोई ना कोई कमी आ गई उसके अंदर, जो सामान दिया था उसमें कमी आ जाती है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे। तुरंत क्रेता अधिकारी को सूचित करेंगे, अर्थात जो भी टेंडर करता होता है, जो टेंडर कर रहा है, तो ठीक है, वो ऑफिस क्या करेगा, परचेजिंग ऑफिसर होता है, उसको क्या किया जाता है, जैसे ही आता है तो कमेटी फौरन क्या करेगी, उसको सूचित करेगी कि यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है। फिर अब क्या करता है, माल को स्वीकार नहीं करेंगे, क्या, जो माल आया है उसको स्वीकार नहीं करेंगे, उसको अस्वीकार कर देंगे। सही माल बदल देने को कहा जाएगा कि आप सही माल बदल कर दें, ठीक है। अब इसमें यह भी कंडीशन डाली है कि स्वीकार अस्वीकार करने का निर्णय 1 सप्ताह के भीतर करना होगा, ठीक है। जैसे ही वो माल सप्लाई करता है, सप्लाई करके उसकी जांच की जाती है, तो फिर जांच के बाद में क्या हुआ, उसको 7 दिन का समय होता है। अगला, यदि माल को अस्वीकृत हो, ठीक, माल को अस्वीकार हो तो 15 दिन के भीतर माल हटाने की सूचना दी जाएगी। और आपने जैसे निर्णय ये ले लिया गया हो कि इसका माल अस्वीकृत किया जाता है, तो बिडर को 15 दिन के अंदर माल वापस लेके जाना होगा। ये कंडीशन होती है जी, फंडार के पार्ट 2 में ये सबूत दिया गया साथियों, ठीक है। अब बात करते हैं, दोष मामूली हो और माल भी तत्काल जरूरी हो। कहने का मतलब अपने टेंडर किया था, उस टेंडर में अपने को क्या, कोई इमरजेंसी है, अपने को सामान भी लेना है, लेकिन छोटी मोटी कुछ उसके अंदर मान लो कोई हल्का सा कि इफेक्ट, कोई डिफेक्टिव है कोई पीस, तो अपने को क्या करना है, तो क्रेता अधिकारी क्या करेगा, एक टिप्पणी करेगा, क्या, कि माल अत्यावश्यक के कारण लिया जा रहा है। एक ऐसी आवश्यकता हो गई, जैसे कल ही तो प्रोग्राम है, अब इसको रिजेक्ट करेंगे तो सारा खेल खराब हो जाएगा। तो ऐसे में क्या है, उसको क्रेता अधिकारी जो परचेजिंग ऑफिसर होता है उसको टिप्पणी करना पड़ेगा कि माल अत्यावश्यक के कारण लिया जा रहा है, पहली चीज़। दूसरा, अनुमोदन हेतु भेजेगा, किससे कराएगा, विभागत क्षेत्रीय अधिकारी या क्रय समिति जो भी होती है उनके माध्यम से ये भेजेगा। और फिर सप्लायर को उतनी ही रकम करके भुगतान किया जाएगा। तो अगर उसको कोई दोषपूर्ण लग रहा है तो उसके एक कटौती, जो भी उनका डिसीजन होगा उसके अनुसार कटौती करके ही उसको भुगतान करेंगे। अब विनिर्माण स्थल पर निरीक्षण, इट मीन्स जहाँ मैन्युफैक्चर होता है, क्या वहाँ पर भी निरीक्षण किया जा सकता है। हाँ साथियों, जो मशीन उपकरण या ऐसी वस्तुओं में जहाँ निर्माण प्रक्रिया था, मैन्युफैक्चर प्रोसेस जरूरी होता है, वहाँ निरीक्षण कारखाने में किया जा सकता है। अतः जहाँ से मैन्युफैक्चर हो रहा है वहाँ पे भी जाके कमेटी क्या करती है, निरीक्षण कर सकती है। अब साथियों, निरीक्षण जो होता है कि प्राधिकारी का दायरा, ये कहा गया कि निरीक्षण अधिकारी और क्रेता अधिकारी अलग अलग व्यक्ति होंगे। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्या होंगे, दोनों ही अलग अलग होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये होगा कि जो परचेजिंग ऑफिसर होता है वो तो होता है ही,
उसके अलावा निरीक्षण की जो टीम होती है उसमें कुछ मेंबर और होने चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं, जब 2000 से 3000 रुपये तक का कोई सामान होता है तो अधीनस्थ अधिकारी जो होता है वो क्या करेगा, निरीक्षण कर सकता है। ठीक है। और उसकी गुणवत्ता की जांच, कम से कम 10% सामग्री की गुणवत्ता की जांच की जाएगी। मान लो 3000 से अधिक का कोई सामान है तो वरिष्ठतम अधिकारियों द्वारा एक समिति बनाई जाएगी इसके अंदर, और कम से कम उसकी गुणवत्ता की 5% जांच की जाएगी। तकनीकी वस्तुओं, अगर कोई टेक्निकल वस्तु है तो उसकी जांच सिर्फ तकनीकी अधिकारी को उसमें कमेटी में शामिल करके की जाएगी। कोई मशीन उपकरण के मामला है तो पीडब्ल्यूडी के असिस्टेंट इंजीनियर या समकक्ष अधिकारी को उसमें रख करके उसकी जांच करवाई जाएगी। अब साथियों, जब स्थानीय स्थानांतरण पर प्राप्त सामग्री, ठीक है, ये क्या होता है, यदि मान लो कोई सामान केवल एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में ट्रांसफर हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है, तो उसकी मात्रा, नाम, भाग, संख्या और स्थिति के की ही केवल जांच होगी। किसकी? उसकी मात्रा की जांच होगी, उसका नाम, भाग, संख्या और स्थिति के इसी चीज़ की जांच की जाएगी। ठीक है। उसके नमूनों की, इनकी कोई भी जांच नहीं की जाएगी। लेकिन यदि कोई दोष मिले तो उच्च अधिकारियों और मूल आपूर्ति करने वाले अधिकारी को रिपोर्ट करना आवश्यक है। साथियों, जो निरीक्षण है इसमें यह भी बताया गया जीएफएनडीआर में, DGS&D इट मीन्स महानिदेशक आपूर्ति या निपटारा द्वारा भी किया जा सकता। कब? जब विभाग चाहे तो। जयपुर में ये स्थित इस डिपार्टमेंट से निरीक्षण शाखा द्वारा, ये एक निरीक्षण शाखा वहाँ की, निरीक्षण करवाया जा सकता है। इसके लिए कोई जो नियत फीस, जो भी उनकी नियत है वो फीस उनको देनी होगी। साथियों, जब ये निरीक्षण साथियों किस लिए कराया जा सकता है? निर्माण के दौरान भी कराया जा सकता है। कोई निर्माण चल रहा है उसके दौरान, तैयार होने के बाद भी, इट मीन्स माल तैयार हो गया उसके बाद भी, और या कोई मशीन उपकरण लगाने के बाद भी किया जा सकता है। अर्थात इनमें से किसी भी चरण के अंदर इस प्रकार का निरीक्षण किससे कराया जा सकता है? महानिदेशक आपूर्ति और निपटान जो है निरीक्षण शाखा, वहां से करवाया जा सकता है। सामान की अभिरक्षा और लेखा। साथ ही जो स्टॉक का जो लेखा होता है वो कार्यालय तक या जिसे ये कार्य सौंपा गया हो वह अधिकारी रखेगा। वो क्या करेगा साथियों? उचित लेखों, प्रॉपर अकाउंट्स और वस्तु स्थिति का संधारण करेगा। इस प्रकार से साथियों, ये जो मैंने आपको पार्ट 1 बताया है, अब अपन पार्ट 2 में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस प्रकार से अपने को नीलामी करनी होती है, क्या नहीं करना होगा। उस पर 2 पे अपन साथियों विस्तार से चर्चा करेंगे।